हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में हम कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 की टोटल 3 रिक्वायरमेंट्स थी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ट्रांसफरर कंपनी के लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना था। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके में ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट जो ट्रांसफरी कंपनी है उसकी बैलेंस शीट आफ्टर द टेक ओवर। अब हमें बस ये 2 काम करने हैं, तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और बाकी के 2 रिक्वायरमेंट्स को भी आसान बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 कंपनीज थी, एक थी बेस लिमिटेड एंड दी अदर वन बेटर लिमिटेड। बेस लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को उठाया था, मतलब टेक ओवर किया था। तो बेस लिमिटेड क्या हो गई? ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। और बेटर लिमिटेड कौन हुई? ट्रांसफरर कंपनी। ध्यान देना, वहाँ पर OR है और यहाँ पर REE। OR ट्रांसफरर कंपनी, REE ट्रांसफरी कंपनी, ठीक। तो ये जो अमलगमेशन हुआ है, अब हमें ये जानना है कि ये कैसा अमलगमेशन है, यानी कि ये किस नेचर का अमलगमेशन है। क्या ये मर्जर है या फिर ये परचेज है? किस नेचर का अमलगमेशन है? क्योंकि जिस नेचर का अमलगमेशन होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग आगे का काम करना है। मैम, हमें ये समझ नहीं आया कि हमने आधा क्वेश्चन कर लिया और अब तक हमें यही नहीं पता कि ये किस नेचर का अमलगमेशन है। तो सुनो मेरी बात, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हमने क्या किया था, जो बेटर लिमिटेड है, जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो अपना बिजनेस बेच रही है, हमने बस उसके लेजर अकाउंट्स को क्या किया था? क्लोज किया था। तो लेजर अकाउंट जब हम क्लोज कर रहे थे बेटर लिमिटेड में, तब क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो मर्जर हो या फिर परचेज हो, वहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम करने क्या जा रहे हैं? सेकंड रिक्वायरमेंट में हम बेस लिमिटेड यानी कि ट्रांसफरी कंपनी के में जनरल एंट्रीज करने जा रहे हैं। और जो जनरल एंट्रीज करते हैं तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो किसके अकॉर्डिंग करनी है। अगर वो मर्जर होगा तो अलग तरीके की जनरल एंट्रीज होंगी और अगर वो परचेज होगा तो अलग तरीके की होंगी। इसलिए हमने आधा क्वेश्चन भले ही कर लिया, लेकिन जो ज़रूरत है जानने की वो अब पड़ी है कि ये मर्जर है या परचेज। समझा? तो अब हमें ये जानना है मर्जर है या परचेज। तो ये जो अमलगमेशन है वो परचेज नेचर का है। अब मुझे ये कैसे पता चला? तो यहाँ पर सिंपल सी बात, यहाँ पर आपने देखा होगा, It was agreed that Base Limited will take over the business of Better Limited. उन्होंने बोला था बेस लिमिटेड बेटर लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर लेंगे। क्या वहाँ पर कहीं ये लिखा हुआ है कि रिजर्व्स भी उठाए? कहीं नहीं लिखा। और मैंने आपको क्लियर कट बताया था, अगर स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में कि रिजर्व उठाए हैं, इसका मतलब रिजर्व नहीं उठाए हैं। अगर रिजर्व उठाए होते तो यहाँ पर लिखा ये होता आपका मर्जर नेचर का, और इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं उठाए हैं, वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, इसका मतलब ये अमलगमेशन किस नेचर का है? परचेज नेचर का। उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन परचेज नेचर का। अब हमें उसी के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज क्रिएट करनी है। तो आ जाओ फटाफट, लिखो वहाँ पर 2, क्योंकि ये सेकंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस लिमिटेड। जनरल एंट्रीज का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक। तो उसी तरह से अपन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्यू की एंट्री। हमने बेटर लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है, तो बेटर लिमिटेड की लाइबिलिटी तो क्रिएट करेंगे, उनको हमें पैसा देना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ड्यू की एंट्री। तो लिखो फटाफट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर
ऑफ बेटर लिमिटेड। कितने में लिया था हमने इनका बिजनेस? 15 लाख में। परचेज कंसिडरेशन अमाउंट आता है यहाँ पर, ठीक है। तो पीसी कितना था हमारा? 15 लाख। तो ये आपका आ गया 15 लाख। ठीक, फटाफट इसका नरेशन भी लिखते हैं एक लाइन में। बीइंग अमाउंट पेबल, किसको पे करना है हमें? बेटर लिमिटेड को। तो ये हो गई हमारी ड्यू की एंट्री, क्योंकि अभी तक हमने बेटर लिमिटेड को दिया नहीं है, पीसी दिया नहीं है, ठीक है। देंगे ऐसा वादा कर रहे हैं, ठीक है, पेबल। ठीक, एंट्री नंबर 2 लिखो। अब बिजनेस परचेज में आया क्या 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 आया हमारे पास? तो सबसे पहले आए हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। कितने आए थे फिक्स्ड एसेट, याद है आपको? 15 लाख थे। करंट एसेट्स कितने आए थे? 5 लाख आए थे। आपने इसका पार्ट 1 कर तो लिया है ना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ये फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये सब हमारे पास आ चुका है, ठीक है। 5 लाख, तो एसेट्स आ गई हमारे पास 20 लाख की। लाइबिलिटीज भी आई थी हमारे पास 2 लाख की, तो लाइबिलिटीज हो गई 2 लाख की। तो देखो 20 लाख की एसेट आ गई, 2 लाख की लाइबिलिटी, यानी कि अगर मैं नेट देखूं तो मेरे पास कितना आया है? 18 लाख। मेरे पास 18 लाख आया। मैंने 18 लाख की खरीदारी कर ली, लेकिन मैंने उनको वादा कितना दिया है? पीसी कितना है? 15 लाख। 18 लाख का लेकर आए हैं और 15 लाख दिया है या देने का वादा किया है, इसका मतलब हमारा फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया? 3 लाख का। ठीक, कितने का फ़ायदा हो गया? 3 लाख का। समझ में आ रहा है ना? बिजनेस परचेज कितने का खरीदा है? 15 लाख का, और हमारा फ़ायदा हो गया। और ये फ़ायदा कैसा है? कैपिटल प्रॉफिट। तो ये कहाँ पर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो ये जा गया हमारा 3 लाख। देखो ये कैसा था? ये अमलगमीशन कैसा था? परचेज नेचर का। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? कैपिटल रिजर्व। अगर ये मर्जर नेचर का होता तो हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की जगह क्या लिखते? बोलो। यहाँ पर हम लिखते जनरल रिजर्व या फिर P&L अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व की जगह क्या लिखते? जनरल रिजर्व। ठीक, बीइंग, ये क्या करा हमने? एसेट्स और लाइबिलिटीज लिए। तो बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, किससे लिए हैं? फ्रॉम बेटर लिमिटेड। और क्या हुआ है? एंड कैपिटल रिजर्व ascertained एज बैलेंसिंग फिगर। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज हमने उसके उठा लिए हैं बेटर लिमिटेड के, और साथ के साथ बैलेंसिंग फिगर में क्या आया है? कैपिटल रिजर्व। क्योंकि ये जो बैलेंसिंग फिगर था वो क्रेडिट साइड था, इसी वजह से क्या आया है? कैपिटल रिजर्व। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगी। ये मर्जर का केस नहीं है, ठीक है। किसका केस है? परचेज का ही है। ये परचेज का ही है, लेकिन बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड ना आके अगर डेबिट साइड आता तो आप यहाँ पर क्या लिखते? ये जो मैंने आपको छोटा सा केस बताया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ पर क्रेडिट साइड बैलेंस ना आकर कहाँ आ जाए? डेबिट साइड आ जाए। लेकिन वो केस कैसा होगा? परचेज का ही होगा। तब आपको क्या लिखना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो तब तक हम इनका पेमेंट कर देते हैं। इनसे हमने वादा तो यहाँ पर कर दिया था, वहाँ पर लिखा था वर्ड पेबल, और यहाँ क्या लिखेंगे? पे। तो हमने इनको क्या वादा किया है देने का, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो हमने इनसे बोला था आपको हम पीसी में क्या देंगे? इक्विटी शेयर। तो फटाफट इक्विटी शेयर इश्यू कर देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इनको हमने दिया था 15 लाख का वादा,
और इन्हें हम शेयर कैपिटल कितनी दे रहे थे, 10 लाख की, यानी कि 5 लाख का क्या आ जाएगा बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, तो फटाफट इसका भी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमने इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया है, क्यों किया है, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो तीनों एंट्री हो गई हमारी अच्छे से। उम्मीद है आपको समझ में आई हो। कुछ भी नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में दिल खोल कर पूछना, ठीक है, डोंट बी हेजिटेट। तो ये हो गई हमारी 3। अरे मैंने तो पीछे जगह ही नहीं बची, कोई नहीं, वैसे छोटी सी एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 पहले जिसकी भी नहीं हुई हो एक बार देख लो, अदरवाइज वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। अब हमारी बनेगी एंट्री नंबर 4। अब एंट्री 4 नंबर किसकी बनी है, क्योंकि बिजनेस परचेज भी कर लिया हमने, ड्यू की एंट्री भी हो गई, रिसीव की भी एंट्री हो गई। अब क्या बचा, तो अब एक छोटी सी चीज बची होगी, आपको याद होगा यहाँ पर ये वाली लाइन मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते समय स्किप भी कराई थी। अभी आप पढ़ेंगे वाली लाइन और साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो क्या लिखा था इसमें, लाइबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू टू बेस लिमिटेड। तो सबसे पहले देखते हैं बेटर लिमिटेड की लाइबिलिटीज। बेटर लिमिटेड की जो लाइबिलिटीज हैं, यानी कि ये जो आपके 2 लाख हैं, इसमें जो 1 लाख है वो किसका है, ये है बेस लिमिटेड का। मतलब इन्होंने उधार लिया होगा, बेटर लिमिटेड ने बेस लिमिटेड से 1 लाख का उधार लिया होगा, इसलिए ये लाइबिलिटीज इनकी यहाँ दिख रही है। ठीक है, कुछ सामान खरीदा होगा इन्होंने। फॉर परचेज फ्रॉम इट, यानी कि इन्होंने सामान ही खरीदा था। ऑन विच बेस लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हम इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, बेस लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को सामान बेचा, कितने का, 1 लाख का। ठीक, तो अगर बेस लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को सामान बेचा है उधारी पर, तो बेस लिमिटेड को क्या पैसा आएगा फ्यूचर में, बिल्कुल आएगा। तो वो यहाँ पर क्या लिखेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि मैंने सामान उधार पर बेचा है, मेरा बेटर लिमिटेड डेटर बन गया 1 लाख का। तो बेस लिमिटेड अपने ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या डाल देगा, 1 लाख रुपए डाल देगा। बेटर लिमिटेड क्या लिखेगा, मैंने सामान उधार पर लिया है, मुझे फ्यूचर में पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, अपनी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। वो क्या कर देगा, अपने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा ट्रेड पेबल की। कितने, 1 लाख रुपए। ठीक, और साथ के साथ उसके पास स्टॉक आया होगा 1 लाख का। ठीक है, तो उसके पास सामान आ गया और साथ के साथ एक लाइबिलिटी आ गई कि उसे 1 लाख रुपए चुकानी है। अब देखो आगे की कहानी क्या कहता है। The goods of 50,000 out of the said purchase remained in stock on the date of the above balance sheet। क्या बोल रहे हैं, जो स्टॉक था 1 लाख का, उसमें से 50,000 तो उन्होंने बेच दिए, तो इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो सामान बिक गया। लेकिन ये जो 50,000 है ये अभी भी बेटर लिमिटेड के स्टॉक में पड़े हुए। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में। ये पूरा मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, जो एडजस्टमेंट थी वो पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी। बेस लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को 1 लाख का सामान बेचा है, तो बेस लिमिटेड के डेटर बन गए ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख के, और यहाँ पर अपोजिट बेटर लिमिटेड के एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ट्रेड पेबल की 1 लाख की। साथ के साथ उसके पास सामान आया होगा, तो स्टॉक में आ गए 1 लाख। 50,000 का उसने सामान बेच दिया, तो वो तो ठीक है, हो गया काम। 50,000 का उसका अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब हमें क्या पता था कि फ्यूचर में बेस लिमिटेड यानी कि हम लोग बेटर लिमिटेड को उठा लेंगे। तो जब हमने इसको उठाया तो इसकी एसेट्स भी हमारी
और इसकी लाइबिलिटीज़ भी हमारी। अब बेटर लिमिटेड ही हमारा हो गया तो बेटर लिमिटेड की लाइबिलिटीज़ भी हमारी और उसके एसेट्स भी हमारे। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स थे 1 लाख के, ट्रेड पेबल्स भी आ गए 1 लाख के, और हमारे पास इसका जो बचा हुआ स्टॉक था 50,000 का, ये भी आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने बेटर लिमिटेड को उठा लिए तो उसकी एसेट, उसकी लाइबिलिटीज़ सब कुछ हमारे पास आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी एक इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, जो कि हमने पहले भी सीखा था। और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये तो अब हमारा ही हो गया ना, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब ये कैंसिल क्यों करते हैं ये हम आज जानेंगे कि ऐसा क्या है इस कंसेप्ट में कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जिसको समझना हो आगे तक वीडियो देखना, जिसको नहीं समझना हो तो सिंपल एंट्री को याद करके लिख सकता है। सिर्फ इतना याद कर लेना कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं इसका कंसेप्ट, और कंसेप्ट देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखो अब मेरी बात, ये हम हैं बेस्ट लिमिटेड, तो अब ट्रेड पेबल भी वाले हमारे हो गए, स्टॉक भी हमारा हो गया, और यहाँ हमारे ट्रेड रिसीवर्स भी दिख रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो हमें ट्रेड रिसीवर्स दिख रहे हैं, तो क्या ये कभी आएगा पैसा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बेटर लिमिटेड भी हम ही हैं। बेटर लिमिटेड को हमने उठा लिया है, तो बेटर लिमिटेड भी हमें, तो ये पैसा नहीं आएगा। यानी कि हमें ट्रेड रिसीवेबल्स को जो डेबिट है अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कैंसिल कर दिया। ट्रेड पेबल का मतलब होता है हमें पैसा देना है। तो क्या हमें बेस्ट लिमिटेड को पैसा देना है? जो हमने बेस्ट लिमिटेड से उधार लिया था, क्या हमें बेस्ट लिमिटेड को पैसा देना है? अरे बेस्ट लिमिटेड तो हम ही हैं, बेस्ट लिमिटेड तो हम ही हैं, हम किसको पैसा देंगे, अपने आप को? नहीं। तो ये जो ट्रेड पेबल था, हमें पैसा फ्यूचर में देना था, उसको भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ट्रेड पेबल का बैलेंस दिख रहा होगा क्रेडिट, अब हमें उसे क्या करना है, कैंसिल, यानी कि हम कर देंगे उसे डेबिट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, ट्रेड पेबल्स को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना कर लेते हैं, फटाफट से एंट्रीज पे आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, ट्रेड पेबल्स को कैंसिल और ट्रेड रिसीवेबल्स को कैंसिल। कितना था अमाउंट, 1 लाख का। इसका फटाफट नरेशन बनाते हैं, जो हमने काम किया कैंसिल किया है, तो लिखो बीइंग कैंसिल लाइबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। अब बस हमारी जनरल एंट्रीज खत्म होने वाली है, एक छोटी सी जनरल एंट्री रह गई है, वो देखो, वो है हमारी स्टॉक से रिलेटेड। तो देखो हम कौन है, बेस्ट लिमिटेड, हमने इनको स्टॉक बेचा था। सपोज करो हमारे पास स्टॉक था 40,000 का और हमने बेटर लिमिटेड को बेचा 50,000 का। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं 50,000 की बात कर रहे हैं, इन 50,000 की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बेस्ट लिमिटेड ने बेटर को बेचा और बेटर लिमिटेड ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। बेटर लिमिटेड ने इसका प्रॉफिट खा के ख़त्म कर लिया होगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इस 50,000 की जो अभी बचा हुआ है। तो देखो सपोज ये जो 50,000 है, ये हमने बेचा था किसको, बेटर लिमिटेड को। हमारे पास था ये 40,000 का और हमने उनको बेचा था 50,000 का। यानी कि हमने सोचा था, हम कौन, बेस्ट लिमिटेड, हमने सोचा था कि वाह हमने 10,000 कमा लिए, क्या बात है। पर हमें क्या पता था कि जब हम बेटर लिमिटेड को उठाएंगे, कि फ्यूचर में हम बेटर लिमिटेड को उठाएंगे और उनका स्टॉक भी हमारा हो जाएगा। अब ये जो स्टॉक था पहले हमारा 40,000 का था और हमने जब बेटर लिमिटेड को बेचा वो 50,000 का था, और ये 50,000 वापस से ये स्टॉक हमारा ही हो गया। कितने का, 50,000 का।
तो ये मुझे बताओ, ये नाइंसाफ़ी नहीं है? अपना ही स्टॉक जो 40,000 का है हम 50,000 शो कर रहे हैं। 10,000 हमने कमाए कहाँ? नहीं कमाए ना, तो हमने वो 10,000 नहीं कमाए, इसलिए हम इस 10,000 को क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, हमने रियलाइज किया ही नहीं है। समझा कंसेप्ट? तो हम इसको क्या करेंगे? 10,000 को राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि ये प्रॉफिट 10,000 है भी या नहीं, क्योंकि ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपसे बोला है 40,000, लेकिन इसकी हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो वो कैसे निकालेंगे, ये देखो। तो सेलिंग प्राइस थी इसकी 50,000। सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कि बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को स्टॉक कितने का बेचा है? 50,000 का। और अगर हम देखें तो वो कमाता कितना है बेस्ट लिमिटेड? 25% ऑफ द कॉस्ट। वो 25% कमाता है कॉस्ट का। तो अगर मैं देखूं तो वो कितना कमाता है? 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो वो कॉस्ट पे कमाता है 1/4। 25% बोलो या फिर 1/4, बात एक ही है। कॉस्ट पे कितना कमाता है वो? 1/4। अगर इसको थोड़ा सा और समझाऊँ आपको मैं, तो देखो आज समझ ही लो। देखो आप समझने की, आपने खुद ही बोला है कि हम समझेंगे, क्योंकि अगर आप समझते नहीं तो आप वीडियो को आगे देखते ही नहीं, इसलिए अब सोचा है तो थोड़ा सा और समझो। या आपने CPT फाउंडेशन के टाइम पे सीखा होगा कि अगर कॉस्ट पे 1/4 होता है तो सेल पे 1/5 होता है। सीखा था ना? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि मेरी कोई चीज़, सपोज करो ये जो पेन है, ये मैं 4 रुपये का लाती हूँ और इस पर 1 रुपया कमाती हूँ। इसकी कॉस्ट कितनी है? 4 रुपये, और इस पर कमाती कितना हूँ? 1 रुपये। तो मैं कॉस्ट की लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अगर यही चीज़ मैं सेल की लैंग्वेज में बोलूँ तब मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी कि ये मैं 5 का बेचती हूँ और इस पर 1 रुपया कमाती हूँ। समझ रहा है कि नहीं? ये मैं 4 का लाती हूँ और इस पर मैं 1 रुपया कमाती हूँ। सेल की लैंग्वेज में बोलो, ये मैं 5 का बेचती हूँ और इस पर मैं 1 रुपया कमाती हूँ। यानी कि अगर हम सेल की भाषा में बोले तो इसको हम बोलते हैं 1/5। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेल ही तो है। सेल कितनी है हमारे पास? 50,000। तो इसका मतलब हम 5 रुपये का बेचते हैं और 1 रुपया कमाते हैं। अगर मेरे पर यहाँ पर कॉस्ट दे रखी होती तो मैं 1/4 लगाती, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 50,000। ये सेल दे रखी है, इसलिए मैंने क्या लगाया है? 1/5। तो अब यहाँ से देख लो, यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 10,000। इसका मतलब कॉस्ट हो गई 40,000 की। जो हमारा सपोज था वही सही हुआ। ठीक, तो देखो हमारा जो कॉस्ट थी 40,000 की, हमारा स्टॉक है 40,000 का, लेकिन ये 50,000 का भी तो हमारा ही स्टॉक है जो कि 40,000 का दिखना चाहिए, लेकिन ये दिख कितने का रहा है? 50,000 का, यानी कि 10,000 का गलत दिख रहा है। ये प्रॉफिट तो हमने रियलाइज किया ही नहीं है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। फटाफट से इसको क्या करो? राइट ऑफ कर दो। फिफ्थ जनरल एंट्री के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ पर लिखे? बैलेंस शीट के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, आपने तो पहले से बनाई नहीं होगी बैलेंस शीट, तो आपको तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ। तो कैपिटल रिजर्व को हमने कर दिया डेबिट, और ये होगा हमारे करंट स्टॉक में। कितना अमाउंट निकाला हमने प्रॉफिट का? 10,000। कैसे निकाला? 1/5 करके। बीइंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यहाँ पर स्पेस की जगह नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है। बीइंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिटन ऑफ इंक्लूडेड इन स्टॉक। मैं इसने इसलिए साथ साथ बोल दिया है, मुझे पता है आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही होगी। बीइंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिटन ऑफ इंक्लूडेड इन स्टॉक कितना था? 10,000 रुपीज़। तो ये जो लास्ट की हमने एंट्रीज करी है, एंट्री नंबर 4 एंड एंट्री नंबर 5,
ये दोनों ही जो है ये आपकी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स हैं, इसलिए हमने इनको क्या किया है, कैंसिल कर दिया। तो या तो आप डायरेक्ट इनको कैंसिल कर दो, मतलब याद रख लो ये वाली बात, और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको मैंने यहाँ पर समझा ही दिया। ये रहा, ठीक है। अभी तो इसमें ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ तो सक ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्रीज खत्म हो गई है, यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 2। अब आते हैं हम रिक्वायरमेंट नंबर 3। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट ऑफ बेस लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2021, दैट मीन्स आफ्टर द टेक ओवर। 31 मार्च की तो उन्होंने दे रखी है, हमें बतानी है 1 अप्रैल की, यानी कि जब टेक ओवर हो गया तब। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिंपल सा, पर्टिकुलर जो भी नोट्स बनाएंगे यहाँ पर, और अमाउंट आपका यहाँ पर, ठीक। बैलेंस शीट में क्या आता है, लाइबिलिटीज एंड एसेट, और ये कंपनी की बैलेंस शीट है तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट। तो सबसे पहले इक्विटी, इक्विटी में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर का फंड क्या होता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर थी नहीं, इसलिए हमने बनाई नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं थी, तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, करंट लाइबिलिटीज। इसका पूरा टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल। उसके बाद आते हैं एसेट्स। तो जैसे कि आपका लाइबिलिटीज में होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, उसी तरीके से एसेट्स में आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के अगेन 2 बार बाइफर्केशन होता है, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक एक करके फटाफट से इसे करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं हम शेयर कैपिटल को, और इसका बनाते हैं नोट नंबर 1। यह आ गया हमारा शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में आपको 2 चीज़ें आती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फटाफट से उसे लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो कितनी थी इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले देखते हैं हम बेस्ट लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड की ये रही 20 लाख। तो बेस्ट लिमिटेड के 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, ठीक। और आपको ध्यान होगा कि हमने जब पीसी दिया था किसको, बेटर लिमिटेड के शेयर्स को, बेटर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पीसी दिया था, तो हमने उनको 10,000 के इक्विटी शेयर्स दिए थे। तो हमने 10,000 के इक्विटी शेयर्स और इशू कर दिए। 20,000 तो हमारे पास पहले ही थे, बेस्ट लिमिटेड हमारे पास 10,000 हमने बेटर लिमिटेड को इशू कर दिए, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 30,000 इक्विटी शेयर्स। और इसका फेस वैल्यू कितना था, 100 ईच, तो ये हो गया हमारा 30 लाख। इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी नहीं। प्रेफरेंस शेयर होती तो पहले हम इक्विटी को लिखते, प्रेफरेंस को लिखते और आउटर कॉलम में लिखते दोनों का, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट आउटर में लिख दिया, ठीक। तो ये हो गई हमारी 30 लाख। तो शेयर कैपिटल में लिख लेते हैं 30 लाख, ठीक है, समझा। 20,000 तो पहले ही थे, यहाँ पर भी लिख लो अगर समझने के लिए। ये तो बेस्ट लिमिटेड के खुद के ही थे पहले से, 10 उन्होंने इशू कर दिए, तो 20 + 10 हो गया 30। अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 बनाया है हमने इसके लिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर देखें तो बेस्ट लिमिटेड पे कितना है, 10 लाख रुपीस। तो बेस्ट लिमिटेड पे रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 10 लाख, ठीक। उसके बाद ध्यान होगा कैपिटल रिजर्व किया था हमने क्रेडिट, जब हमने बिजनेस परचेज किया था। ये रहा, कहाँ गई जनरल एंट्रीज, ये रहेगा 3 लाख का बैलेंसिंग फिगर आया था ना,
इसको हमने यहाँ क्यों लिख दिया, यहाँ लिखते हैं। कैपिटल रिजर्व कितना था, 3 लाख। और अभी अभी हमने एक लास्ट एंट्री बनाई थी जिसमें हमने कैपिटल रिजर्व को डेबिट भी किया था, कितना, 10,000। तो कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस ये था, कैपिटल रिजर्व का डेबिट बैलेंस ये था। तो अगर मैं इसका वो करूँ तो कितना आ गया, 2,90,000। ठीक। उसके बाद जब हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था 5 लाख का। दिखा दूँ मैं आपको, ये रहा, ये रहा। जब हमने बेटर लिमिटेड को इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 10 लाख के, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था 5 लाख का। तो ये भी तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं सारी चीज़ें। तो रिजर्व एंड सरप्लस बेस्ट लिमिटेड का था 10 लाख। उसके बाद कैपिटल रिजर्व था 3 लाख, जिसमें कि डेबिट बैलेंस था 10,000। तो इफेक्टिवली इसका आ गया कैपिटल रिजर्व 2,90,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, कैपिटल रिजर्व 2,90,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। तो ये टोटल हो गया आपका, ऐसे ही टोटल कर लो, 17,90,000। 10 और 5 15 और 2 17। ठीक है। और इसको आप क्या नाम दे दोगे, इसको दे दोगे अदर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, क्योंकि ये जो सब कुछ है वो क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसको आप नाम दे दो अदर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, बेटर लिमिटेड का 3 लाख रिजर्व एंड सरप्लस बचा था, लेकिन हमने रिजर्व एंड सरप्लस उठाया नहीं है, इसलिए इसको मत जोड़ लेना 10 में। तो खाली हम बेस्ट लिमिटेड का ही रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। 3 लाख उसका मत लिखना, बेटर लिमिटेड का, क्योंकि हमने उनके रिजर्व्स नहीं उठाए। ये कैसा है, परचेज वाला मेथड। ठीक। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे आ गए 17,90,000, 17,90,000। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी काम हो गया हमारा, शेयर होल्डर फंड्स खत्म हो गया। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज पर। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज दिख रही हैं, बेस्ट लिमिटेड की 20 लाख और बेटर लिमिटेड की 2 लाख। बेस्ट लिमिटेड की 20 लाख और बेटर लिमिटेड की कितनी थी, 2 लाख। ये हो गई 22 लाख। लेकिन अगर ध्यान दो तो एक लायबिलिटीज को हमने क्या किया, यहाँ पर कैंसिल किया था 1 लाख की, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको आउटर कॉलम में लिख लेते हैं अपन 21 लाख। ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। फटाफट टोटल मारो उसका, 30 लाख, 17,90,000 प्लस 21 लाख, 68.9, यानी कि 68,90,000। यह आपका आ गया टोटल, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का। अभी एसेट साइड का बचा, ये तो जल्दी हो जाएगा। फटाफट पहले टेंजिबल एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स अपने। तो फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे 25, बेटर लिमिटेड के 15। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 40 लाख। इसका एक नोट नंबर बना देना, नोट नंबर 3, 1 2 तो हो गए, 3 बना देना। वहाँ पर बेस्ट लिमिटेड के 25 लिख लेना, बेटर के 15 लिख लेना और उसके आउटर कॉलम में 40 लाख लिख देना। ठीक है। चाहो तो बना सकते हो, वैसे स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो एग्जाम में टाइम नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेस्ट लिमिटेड के थे 5 और इनका था 0, तो 5 + 0 5। अब आते हैं करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स थे 20 बेस्ट लिमिटेड के और 5 बेटर लिमिटेड के। तो इनके थे 20 और इनके थे 5, ये हो गए 25 लाख। ठीक है। लेकिन एक करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि हमने कैंसिल करी थी 1 लाख की, तो 1 लाख माइनस हो जाएगा। और एक यहाँ पर करंट स्टॉक 10,000 का, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 1 लाख माइनस करो, 0.10, ये आ गया 23,90,000। सिंपल था ना, कुछ नहीं है, बस जनरल एंट्रीज का इफेक्ट कर रहे हैं। बेस्ट लिमिटेड के 20, बेटर के 5,
तो ये टोटल आ गया 25 लाख, जिसमें से कि हमने 1 लाख की जो करंट एसेट है यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स वो हमने कैंसिल करी थी। एक और करंट एसेट थी करंट स्टॉक के नाम की, वो भी हमने 0.10 से करी थी यानी कि 10,000। तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, कैंसिल कर दी ना, माइनस कर दिया, तो ये आ गया 23,90,000। फटाफट इसका टोटल करते हैं, 23.9 गिरा और आपका 45, ये आ गया 68,90,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। देखो अब क्वेश्चन हमें इतना अच्छे से समझ में आया, हमने सॉल्यूशन दोनों अच्छे से करे, जर्नल एंट्री आराम से करी, इसी वजह से हमारी बैलेंस शीट जल्दी बन गई और सही भी बनी। ठीक है, तो ज़्यादा फास्ट मत करना, अभी आपका प्रैक्टिस का टाइम है, पहले से कंसेप्ट अच्छे से समझो, आराम से करो, क्योंकि एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो स्पीड आपकी जल्दी जल्दी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आता है। अगर कंसेप्ट समझ लेते हो तो क्वेश्चंस करने में मज़ा आता है, और क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करते हो तो स्पीड आपकी जल्दी हो ही जाएगी। तो उसकी टेंशन मत लेना, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले कंसेप्ट पे फोकस करना होगा। मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए आज देखो कैसी कैसी क्या कचर मचर किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली बात 1/4, 1/5 ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझना नहीं चाहते हो तो ये दोनों एंट्री याद कर लेना, बस इतना समझना कि दोनों की इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल कर देते हैं वो आपको समझना चाहते हो तो आपने समझ ही लिया होगा, समझ में नहीं आई हो लेकिन समझना चाहते हो, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरीके का मैं आगे ऐसे कंसेप्ट क्लियर कराती रहूं तो मुझे प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके के आपको क्वेश्चन परफेक्टली समझ में आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।